नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में। और आज से हमारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की चर्चाएं शुरू होंगी। तो सबसे पहले शुरू करने के पहले एक बार मुझे आप बता दें, अगर मेरी आवाज सही से आपके पास आ रही है, वीडियो अगर ठीक से चल रहा है तो एक बार मुझे बता दें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज से हम शुरू करेंगे अपनी चर्चा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर। अब जहां तक बात है इस विषय की, तो आप यह पाएंगे कि यह एक विषय ऐसा है जो कि बाकी आपके जो विषय रहे होंगे अभी तक, उससे थोड़ा अलग है। जिस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और जिन स्थितियों से और जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप पाएंगे कि ये एक ऐसा विषय है जो थोड़ा अलग हो जाता है। किस प्रकार से अलग हो जाता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारी चर्चाएं हम करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चंस आ चुके हैं और कैसे-कैसे प्रश्न आ सकते हैं, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है? और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँ, आपके जो भी शंकाएँ होंगी, अगर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित कुछ भी आप पूछना चाहें, तो आप अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं और जब भी हम लोग ब्रेक लिया करेंगे बीच-बीच में, वहाँ पर मैं आपके प्रश्नों को देख लूँगा। क्योंकि बीच में हर समय शायद मेरे लिए प्रश्नों को देख पाना संभव ना हो, क्योंकि मैं सामने कैमरे की तरफ देख रहा होता हूँ, तो कई बार जो आपके प्रश्न होते हैं वो नहीं दिख रहे होते। आप अपने प्रश्नों को लिखते चले जाएँ, एक बार में अंत में, या फिर जब भी हम लोग ब्रेक लेने वाले होंगे, मैं आपको बता दूँगा कि हाँ, अब मैं आपके प्रश्न लेने वाला हूँ, तो वहाँ पर ही आप एक बार अपने सारे प्रश्न एक बार में लिख जाएँ, तो उन सारे प्रश्नों को एक ही बार में हम उसी समय देख लेंगे, ठीक है? तो और एक दूसरी बात कि आपके सामने जो आपकी स्क्रीन पर जो पीपीटी है, इसी पर मैंने कई सारी चीज़ें लिख दी हैं और इसके अलावा जितनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, मैं इसी पर लिखता चला जाऊँगा। तो इसके अलावा और आगे-पीछे जो भी है, वो सब कुछ यहीं पर होगा, ताकि आपके पास एक स्थान पर सारे नोट्स उपलब्ध हों। तो खैर शुरू करते हैं और सबसे पहले एक बात समझते हैं कि आखिर इस विषय को पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से इस विषय की तैयारी आपको करना होगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? पाठ्यक्रम। किसी भी विषय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि आप यह जानें कि आखिर पढ़ना क्या है। तो यदि हम पाठ्यक्रम को देखें, तो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम केवल एक ही बात कहता है, सामान्य विज्ञान। अभी सामान्य विज्ञान कितना सामान्य है, ये बात जानना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ अंत करें। इस सामान्य विज्ञान को देखकर हमें किसी प्रकार से यह समझ नहीं बन पाती। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिख दिया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। और ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार आप पाएंगे कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, वे प्रश्न आप पाएंगे कि विशेषकर विज्ञान से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आप पाएंगे कि कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि पिछले 1 साल या कम से कम पिछले 8-10 महीनों के सामयिक घटनाक्रम से, यानी आपके करंट अफेयर्स से जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे भी डाल दिया है। और सामान्य विज्ञान कितना सामान्य है, ये देखने के लिए कई बार यदि आप अपने विगत वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे, तो वहां से आपको इस बात की एक संभावना समझ में आती है कि कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। परंतु अगर मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को देखें, तो वहां पर बड़ी अच्छे से परिभाषित किया गया है कि आपके परीक्षा में क्या-क्या पूछा जा सकता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। अब देखिए, यहाँ पर इस कथन से कुछ समझ में तो हमें नहीं आता कि आखिर फिर भी अ, विषय क्या है और किस प्रकार के टॉपिक पूछे जाने हैं, ये तो यहाँ पर भी नहीं लिखा। तो विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव किस प्रकार से, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास, ठीक है? तो भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। अब भारतीयों की उपलब्धियों की जहां तक बात है, तो एक बात आप समझ लें कि यहाँ पर कई बार हमने देखा है कि एक शंका होती है अभ्यर्थियों के मन में कि भारतीयों की उपलब्धियां का मतलब क्या ये बनता है कि हमें जितने भी भारतीय वैज्ञानिक हैं उनके बारे में जानना चाहिए या उनकी जीवनी हमें पढ़नी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको किसी भी वैज्ञानिक के बारे में नहीं जानना है, वैज्ञानिक का की जीवनी नहीं पूछी जाएगी। क्योंकि अगर वैज्ञानिक की जीवनी पूछी जानी होती, तो वो आपके
सामान्य अध्ययन पत्र 1 में जहाँ पर इतिहास पूछा जाता है, वहाँ पर पूछा जाएगा, है ना? जैसे इस बार आया था गांधी जी और टैगोर के बारे में एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो आपके सामान्य अध्ययन 1 में पूछा गया था। तो जहाँ पर भी अगर किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन के बारे में अगर प्रश्न आना होगा, तो ये विज्ञान में कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको किसी वैज्ञानिक के बारे में विशेषकर नहीं जानना है, भारतीयों की उपलब्धियाँ। यानी भारत की जो-जो उपलब्धियाँ रही हों, जितने प्रकार के अनुसंधान एवं विकास भारत में हमें देखने को मिलते हैं, उन सब के ऊपर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि हमने हर साल होते हुआ देखा है। देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास, तो देशज रूप से जब हम कहते हैं, तो यानी जितनी भी ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसका विकास भारत में हुआ, या फिर ऐसी प्रौद्योगिकी जिसका विकास कहीं और हुआ हो, परंतु भारत में इसका उपयोग करने के लिए हमने किसी प्रकार का उसमें संशोधन किया हो, किसी प्रकार से अपने हिसाब से उस प्रौद्योगिकी को हमने ढाला हो, तो वैसे में हम देशज रूप से प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और नई प्रौद्योगिकी, देखिए नई प्रौद्योगिकी जब भी किसी तरह से समाचार में रहे, या कई सालों से हो सकता है अगर समाचार में रह रही हो, तो वैसे में परिस्थिति ऐसी बनती है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे इस बार हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक प्रश्न पूछा गया है, जो कि एक नई प्रौद्योगिकी के रूप में आप देख सकते हैं, जो कि पिछले 6-7 वर्षों में विशेषकर हमने देखा है कि कई काफी विकास इसमें हमें देखने को मिला है। अब खैर, जो असली हमारे सारे टॉपिक हैं, वो आ जाते हैं आपके तीसरे भाग में, यानी तीसरे कथन में। सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता। तो ये सारे हमारे टॉपिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आकर के पहली बार यूपीएससी ने बताया है कि क्या-क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कौन-कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे संबंधित नई प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में बात की जाएगी। कौन-कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे संबंधित विकास एवं अनुप्रयोगों की चर्चा की जाएगी। और कौन-कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे संबंधित सामान्य विज्ञान आपको जानना चाहिए। तो ये सारे हमारे टॉपिक हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर हम अपने इस विषय को देखें कि हमें इसमें क्या पढ़ना है, तो आप पाएँगे कि ये सारे विषय का विभाजन आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये सारे हमारे टॉपिक होंगे। सबसे पहले है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अब पहला जो 2 टॉपिक आपको यहाँ पर दिख रहा है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और ऊर्जा। ये दोनों ऐसे टॉपिक हो जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाएँगे, और हर वर्ष हम देखते हैं कि यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जा रहे हैं। किसी न किसी प्रकार से यहाँ से प्रश्न आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही जगहों पर पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए इसको एक इन दोनों टॉपिक को हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मानेंगे। तो ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाएँगे इन टॉपिकों को। इसके अलावा यदि हम बात करें, तो जैव प्रौद्योगिकी भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। हालाँकि पहले 2 जो टॉपिक हैं हमारे, ये दोनों टॉपिक काफ़ी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं और काफ़ी लंबे टॉपिक भी हैं। यानी समझ लीजिए कि पिछ अगले जो 4-5 दिन होंगे हमारे, वो शायद केवल पहले 2 टॉपिक को ही समाप्त करने में लग जाएँगे। और उसके बाद के जो हमारे सारे टॉपिक हैं, वे इतने बड़े टॉपिक नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा समय हमें बिताना होगा पहले ही 2 टॉपिक में, और उसके बाद फिर बाकी सारे टॉपिक पर हम जाएँगे, जो कि थोड़े से छोटे टॉपिक होंगे। तो जैव प्रौद्योगिकी हालाँकि एक छोटा टॉपिक है, पहले 2 अध्यायों के अगर तुलना में देखें, परंतु फिर भी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही हम काफ़ी महत्वपूर्ण मानेंगे इसे। फिर जहाँ तक नैनो टेक्नोलॉजी की बात है, तो आप पाएँगे कि ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं और मुख्य परीक्षा में कम प्रश्न पूछे जाते हैं। रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा में, परंतु अब हमने देखा कि पहली बार मुख्य परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया। हालाँकि चलिए मैं फिर भी इसे प्रारंभिक परीक्षा के लिए ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानूँगा। लेकिन देखिए, जहाँ पर भी मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा में मुख्यतः पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ से प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में नहीं पूछे जाएँगे। वहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि कहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रारंभिक परीक्षा में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार भी प्रारंभिक परीक्षा में
बौद्धिक संपदा अधिकार आपके मुख्य परीक्षा के लिए विशेषकर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये सारे तो खैर वो वैसे टॉपिक हैं जो एक ना एक तरह से पूछे जाते हैं और लिखा भी हुआ था। इसके अलावा दो और टॉपिक हैं जिसके बारे में उल्लेख नहीं था आपके पाठ्यक्रम में, परंतु यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये है रक्षा और रोग। लेकिन आप यह भी पाएंगे कि जब भी रक्षा से संबंधित प्रश्न या फिर रोगों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो विशेषकर ये हमेशा सामयिक घटनाक्रमों के आधार पर पूछे जाते हैं, यानी आपके समसामयिकी के आधार पर पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स के आधार पर पूछे जाते हैं। तो इसलिए इन दोनों को आपको इस प्रकार से देख करके चलना है कि यहाँ पर आपके समसामयिकी के प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, समसामयिकी के प्रश्न आपके ज्यादा पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको यह याद रखना है कि कहां पर किस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए ये हालांकि आपके पाठ्यक्रम में लिखा हुआ नहीं है, परंतु इसलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जब भी आते हैं प्रश्न तो आपके सामयिक घटनाक्रम के आधार पर पूछे जाते हैं। अब एक बार हम देख लें कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें विशेषकर आपकी प्रारंभिक परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके बारे में भी आगे हम देखेंगे। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप पाएंगे कि यहां से प्रश्नों की संख्या थोड़ी अधिक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण आपका एक विषय हो जाता है प्रारंभिक परीक्षा के लिए विशेषकर। और क्यों, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, हर साल आपको देखने को मिल रहा है कि अगर हम 2011 से लेकर 2023 तक के सारे परीक्षाओं को देखें, तो हर साल 15-16 प्रश्न, कभी 12-13 प्रश्न तो आपके आ ही जा रहे हैं। जैसे 2023 में हमने देखा कि सीधे सीधे 12 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आप विज्ञान से संबंधित मान सकते हैं। इसके अलावा भी एक दो प्रश्न ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा विज्ञान और थोड़ा सा पर्यावरण, या थोड़ा सा विज्ञान और थोड़ा सा किसी अन्य विषय से संबंधित है, परंतु 12 सीधे सीधे प्रश्न ऐसे थे जो कि आपके विज्ञान से संबंधित थे। अब यहां पर एक बात आप ध्यान रखें कि क्यों विज्ञान एक ऐसा विषय है जो कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए विशेषकर महत्वपूर्ण हो जाता है। कारण यह है कि आप अगर देखें और आप इस बात को समझें कि एक जो बहुत बड़ी गलती हमने देखा है कि कई सारे अभ्यर्थी करते हैं, यह गलती यह होती है कि आपका जो पूरा ध्यान है वो 3-4 विषयों पर हमेशा संकेंद्रित रहता है। राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल और आधुनिक भारत का इतिहास। ये 4 ऐसे भाग हैं जहाँ पर हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी लगे रहते हैं, हमेशा इनकी तैयारी होती रहती है। परंतु इसके आगे कई बार आप नहीं देखते, और कई बार ऐसा होता है कि आप अपना पूरा समय जो है वो इन 4 विषयों में लगा देते हैं, और बाकी सारे विषयों पर आपका उतना ध्यान नहीं होता। इसके कुछ कारण भी हैं। कुछ कारण यह है, जैसे मान लीजिए कि विज्ञान जैसा एक ऐसा विषय है जिसमें आपके पास कोई किताब ऐसी नहीं है जिससे पढ़ सकते हैं या जहाँ से प्रश्न पूछे जाएँ। और कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत उसमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि थोड़े आसान हो जाते हैं आपके लिए, तो आप उसको पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन आप यह बात ध्यान रखें कि 100 प्रश्न जो आ रहे हैं, 100 में से 12, 14, 15 प्रश्न जो ऐसे हैं जो कि यहाँ से आ जा रहे हैं। अब विज्ञान को पढ़ने में आपको समय बहुत नहीं लगाना पड़ रहा। हमारी कितनी कक्षाएँ हैं? 11 कक्षाएँ हैं यहाँ पर, और इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। उसके इन दोनों को छोड़कर आपको कुछ पढ़ना तो है नहीं। तो वैसे में अगर हम देखें तो ये विषय एक ऐसा विषय हो जाता है जिसमें कि काफ़ी कम समय में आप उतने अंक प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी दूसरे विषय में काफ़ी ज़्यादा समय लगाना पड़ता। देखिए, ऐसा नहीं कि किसी विषय के खिलाफ हूँ मैं, लेकिन अगर इतिहास की बात करूँ, तो इतिहास को पढ़ने में कितना समय लगता है, आप ये एक बार सोचिए। पहले आपकी कक्षाएँ कितनी होंगी? लगभग मेरे हिसाब से 50 से अधिक कक्षाएँ होंगी, जो कि केवल इतिहास की हैं। प्रश्न कितने पूछे जाएँगे? तो इस बार के अगर प्रश्न पत्र को आप देखें, तो आधुनिक भारत को मिलाकर और बाकी दोनों भागों को मिलाकर, कला एवं संस्कृति को मिलाकर, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत को मिलाकर, सबको मिलाकर के 16-17 प्रश्न पूछे गए होंगे। तो उस 16-17 प्रश्न के लिए पहले आप 50 कक्षाएँ आपकी होंगी, और उतना ही समय आप लगाएँगे उसको पढ़ने में भी, और फिर जाकर के 15-16 प्रश्न पूछे जाएँगे, 17 प्रश्न पूछे जाएँगे। यहाँ पर 11 कक्षाएँ होंगी,
और इन 11 कक्षाओं से ही जो प्रश्न आना होगा वो आ जाएगा। तो इसीलिए अ, आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए इसकी मुख्यतः इस बात को समझें आप कि विज्ञान आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, इसकी महत्ता आपको समझना इसीलिए ज़रूरी है। और कई बार हमने देखा है कि यहाँ पर अ, अभ्यर्थियों का ध्यान नहीं होता एक, और कई जगहों पर तो हमने ये भी देखा है कि एक बहुत ही गलत सी रणनीति भी दी जाती है। हमने यह भी देखा है कि कुछ जगहों पर ये भी कह दिया जाता है कि अरे कितना प्रश्न आएगा, 10-12 प्रश्न होंगे, मत पढ़ो। और बाकी सारे सब्जेक्ट जो है उनको आप उन पे ज़्यादा ध्यान लगा दीजिए। तो ये कहना गलत है। गलत इसलिए क्योंकि आपको ये गारंटी कौन दे रहा है कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएँगे। आप साल दर साल अगर अपने प्रश्नों को देखें, तो आप पाएँगे कि हर साल ये बदल जाता है। कहीं पर यूपीएससी ने ये लिख कर तो आपको दिया नहीं है कि 20 प्रश्न यहाँ से आएगा और 10 प्रश्न ही यहाँ से आएगा। और अगर आप मान लीजिए 15 प्रश्न छोड़ कर के चले जा रहे हैं, तो क्या आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि बाकी 85 प्रश्नों में से आप 60 प्रश्न सही करके आ जाएँगे या 70 प्रश्न सही करके आ जाएँगे? इतना कॉन्फिडेंस लेकर के तो कोई नहीं जा पाया है आज तक इस परीक्षा में। तो इसीलिए इस प्रकार की रणनीति गलत हो जाती है कि आप सोचेंगे कि कोई एक भाग मैं छोड़कर चला जाऊँ और फिर भी मेरा काम हो जाए। ऐसा नहीं हो पाता। और कई बार हमने देखा है कि कई सारे विषयों के साथ ऐसा होता है। जैसे हमने देखा है कई बार ऐसा भी होता है कि अभ्यर्थी प्राचीन भारत छोड़कर चले जाते हैं, मध्यकालीन भारत छोड़ कर के चले जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ ठीक है, पिछले साल यहाँ से प्रश्न नहीं आया था, तो शायद इस बार भी ना आए। देखिए इस बात की कोई गारंटी कोई आपको नहीं दे सकता कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएँगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो भाग छोड़ा, वहीं पर से सारे प्रश्न पूछ दिए जाएँ, कई सारे प्रश्न पूछ दिए जाएँ। हमने ऐसा-ऐसा भी प्रश्न पत्र देखा है जहाँ पर पर्यावरण से केवल 30 प्रश्न पूछ दिए गए थे। ऐसे-ऐसे भी प्रश्न पत्र देखे हैं जहाँ पर सारे सब्जेक्ट को भूल जाइए, केवल करंट अफेयर्स से 65-66 प्रश्न पूछ दिए गए थे। तो एक ऐसा भी साल रहा है जहाँ पर केवल राज्य व्यवस्था से 22 प्रश्न पूछे गए थे। तो कौन से भाग से कितना प्रश्न कब आ जाए, इस बात की कोई सीमा नहीं होती। तो इसलिए आपको इस तरह की रणनीतियों से बचना होगा, जहाँ पर आपको कोई यह बता दे कि आपको बस ये सब्जेक्ट पढ़ लेना है, वो सब्जेक्ट आप छोड़ भी दीजिए तो कोई बात नहीं। इस सब्जेक्ट का सारा समय उस सब्जेक्ट में लगा दीजिए तो काम हो जाएगा। नहीं होता ऐसा। 2023 के प्रश्न पत्र के बारे में आपको अगर पता हो तो प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है इस बार, ये काफ़ी कठिन प्रश्न पत्र था। मतलब ऐसा पत्र कई सालों बाद हमें देखने को मिला है जहाँ पर इतने सारे कठिन प्रश्न एक साथ पूछ दिए गए हों, जटिल प्रश्न एक साथ पूछ दिए गए हों। उसमें से अब मैं बताता हूँ कि ये कहाँ पर विज्ञान महत्वपूर्ण हो जाता है। 12 प्रश्न जो इस बार पूछे गए थे, 12 में से 10 प्रश्न ऐसे थे जो कि पिछले साल मैंने या तो इन कक्षाओं के माध्यम से या फिर करंट अफेयर्स के माध्यम से जो बिल्कुल प्रारंभिक परीक्षा के पहले मैंने लिया था, अपनी इन कक्षाओं के माध्यम से 12 में से 10 प्रश्न मैंने कवर किए थे। सो 12 में से 10 प्रश्न ऐसे थे जो कि पढ़ाए हुए भागों में से आया विज्ञान में। इस बार का कट ऑफ जो है, कट ऑफ काफ़ी कम गया होगा। हमारा अनुमान ये है कि लगभग 75 से 80 के आसपास का कट ऑफ रहा होगा। तो उस 80 में से 20 यानी कि 25% अंक आपको केवल यहीं पर से आ जाता अगर पिछले साल अगर मान लीजिए कि आपने कक्षाएँ लगाई होती और जो भी मैंने पढ़ाया था उसी में से ये सारी चीज़ें आ गई। बाकी विषयों में ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए आप समझिए कि क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, और मैं केवल विज्ञान के बारे में यहाँ पर बात नहीं कर रहा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी आप किसी एक विषय को सब कुछ मान करके आप अपनी परीक्षा में नहीं जा सकते। कब किस विषय से आसान प्रश्न आ जाए, कब किस विषय से मुश्किल प्रश्न आ जाए, इस बात को कोई नहीं जानता और इस बात का अनुमान भी कोई नहीं लगा सकता। तो इसलिए आपके पास है एक पाठ्यक्रम, उस पाठ्यक्रम के सारे भागों को आपको पढ़कर जाना होगा। आप अगर परीक्षा में किसी चीज़ को अपने लक पर नहीं छोड़ना चाहते, अपने चांस पर नहीं छोड़ना चाहते, तो ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी होंगी। मुख्य परीक्षा की यदि हम बात करें, तो मुख्य परीक्षा में हमने देखा है कि हर साल 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार हमने देखा है कि 3 प्रश्न पूछे गए, पिछले 3 वर्षों से 4-4 प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो 3 से 4 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। लगभग हमने देखा है कि 35 से 50 अंकों के बीच का प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जाता है। अब बात अगर हम लोग करें कि कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये तो हम लोग समझ गए कि हाँ ठीक है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक बात मैं आपको और बता दूँ कि मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं, हमने देखा है कि वो ज़्यादा आसान प्रश्न होते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा में फिर भी थोड़े से जटिल प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, लेकिन मुख्य परीक्षा में जो 3-4 प्रश्न आते हैं, आप पाएँगे कि बड़े आसान प्रश्न होते हैं और इनका विश्लेषण भी हम करेंगे। अपने विगत वर्षों के सारे प्रश्नों को भी हम देखेंगे, क्या-क्या प्रश्न कब आए हैं, कैसे आए हैं, इन सब की समझ हम बनाएँगे। परंतु आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपको यह देखने को मिलेगा कि मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो थोड़े आसान प्रश्न हैं। अब एक बात को ये समझें कि आखिर ये जो आपसे प्रश्न पूछे जाएँगे, ये कहाँ से पूछे जाएँगे, किस प्रकार से पूछे जाएँगे। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख सफलता, एक बहुत विशेष भाग ये हो जाता है। अब जैसे इस बार अगर आप देखें तो जो प्रश्न हमसे जो मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया है, एक प्रश्न आया है जो कि चंद्रयान पर आधारित है। तो एक प्रमुख सफलता के रूप में तो हम चंद्रयान को देखते ही हैं। उसके अलावा आप पाएँगे कि जितने भी प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो किसी न किसी प्रकार से इन क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। और यह बात आप और समझ जाएँगे जब एक बार हम सारे विषयों की चर्चा करने लग जाएँ, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको उस समय देखने को मिलेंगी। उसके बाद फिर समसामयिकी संबंधित पाठ्यक्रम के स्थैतिक क्षेत्र, यानी जो भी आपने सामयिक घटनाक्रम देखे, करंट अफेयर्स देखे, उससे संबंधित जितने भी मूलभूत अवधारणाएँ हैं, उनको पढ़ना, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर समसामयिकी से संबंधित समसामयिकी से संबंधित मूलभूत अवधारणाएँ। तो ये आपको याद रखना होगा कि ये सारे स्थिति इस सारे स्थानों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर जितने भी नए सरकारी कार्यक्रम और पहल होंगे, ये तो किसी भी विषय के लिए महत्वपूर्ण होता है, केवल विज्ञान के लिए ही नहीं। और उपभोक्ता उन्मुख प्रौद्योगिकी, यानी ऐसी प्रौद्योगिकी जिसका उपयोग हम आप करते हो किसी न किसी रूप में। अब जैसे मान लीजिए इसका एक प्रमुख उदाहरण हो जाता है आपके लिए 5G। 5G एक ऐसी नई प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग हम सब लोग कर रहे हैं या कई लोग हम लोगों में से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इन सारे यही सारे क्षेत्र हैं जहाँ से आप पाएँगे कि प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि विज्ञान में बड़े छोटे-छोटे से अनुसंधान का भी उल्लेख होता है। अगर आप अपने समाचार पत्रों को देखेंगे, तो वहाँ पे पाएँगे कि कई सारे छोटे-छोटे टॉपिक होते हैं, छोटे-छोटे कहीं पर कुछ नया परीक्षण हुआ, कोई नया अनुसंधान हुआ, तो इन सब के बारे में भी छोटे-छोटे आपको कई सारे लेख मिल जाते हैं। देखिए, वहाँ से प्रश्न कभी नहीं पूछा जाता। जब तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है जो कि पूरी मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे विश्व के लिए या कम से कम भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तब तक वैसे स्थानों से प्रश्न आपके नहीं पूछे जाएँगे। तो इसीलिए इन सारी बातों को ध्यान रखें। अंततः अगर हम अपने स्रोत की बात करें कि कहाँ-कहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएँगे, किन-किन क्षेत्रों से प्रश्न पूछे जाएँगे, तो ये सारे क्षेत्र आप मान के चल सकते हैं कि ये सारे हमारे स्रोत हो जाते हैं। सबसे पहले आपका समाचार पत्र। अब समाचार पत्र किस प्रकार से कौन-सा समाचार पत्र? अगर संभव हो आपके लिए, तो मेरा ये मानना है कि 2 जो अंग्रेज़ी के समाचार पत्र हैं, एक द हिंदू और दूसरा इंडियन एक्सप्रेस। ये दोनों ये दोनों समाचार पत्र काफ़ी अच्छे हैं, दोनों अंग्रेज़ी के हैं हालाँकि, तो हो सकता है कि आपको अगर पढ़ने में कुछ समस्या हो, तो हिंदू का विश्लेषण हम लोग हर दिन करते हैं। हमारे अगर आप अपने बायजूस एग्ज़ाम प्रेप ऐप पर जाएँगे, तो आपको हर दिन वहाँ पर द हिंदू का विश्लेषण देखने को मिलेगा। यदि आप हिंदी अखबार भी पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। आप चाहें तो हिंदुस्तान पढ़ सकते हैं, अमर उजाला पढ़ सकते हैं, दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर भी पढ़ सकते हैं। तो सारे समाचार पत्रों में देखिए, बात ये है कि जो भी प्रमुख समाचार हैं, वो तो कहीं न कहीं से इन सारे समाचार पत्रों में होते ही हैं। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि द हिंदू में या फिर इंडियन एक्सप्रेस में इस प्रकार के जो समाचार हैं, जो आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस प्रकार के समाचार ज़्यादा अच्छे से उनमें कवर किए जाते हैं और कई बार हमने देखा है कि हिंदी अखबारों में उनका कवरेज उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है? तो इसीलिए अगर आप चाहें तो जो द हिंदू का विश्लेषण हम लोग हर दिन करते हैं, आपके बायजूस एग्ज़ाम प्रेप ऐप पर वो उपलब्ध है, आप उसको ज़रूर देख जाएँ।
उसके बाद फिर पीआईबी है, पत्र सूचना कार्यालय, वहां पर भी आप जा सकते हैं, pib.gov.in जो वेबसाइट है। ये वेबसाइट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर जो भी सरकारी सूचनाएं होती हैं, वो सब यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाती हैं, और सारे मंत्रालय की जितने भी सूचनाएं हैं, वो सब आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो मंत्रालय विशेष जो भी आपको चाहिए, वो सब यहाँ पर उपलब्ध होता है। उसके बाद ये सारे मैगजीन हैं, साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ, योजना और कुरुक्षेत्र। देखिए, इनको आपको अलग से नहीं पढ़ने की जरूरत है, आपको उठा करके इन्हें पूरा शुरू से अंत तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप अपने वेबिनार के माध्यम से करें। आपके वेबिनार में इन सब से संबंधित जो भी बातें होती हैं, वो सब हम लोग कवर कर चुके होते हैं। तो वेबिनार के माध्यम से आप इन 4 मैगजीन को कर सकते हैं खत्म। क्योंकि देखिए, विशेषकर जहां तक बात है विज्ञान की, तो विज्ञान प्रगति साइंस रिपोर्टर मैगजीन जो है, वो थोड़ी सी कठिन मैगजीन होती है, क्योंकि वो कई उसमें कई सारी तकनीकी शब्द होते हैं, कई सारे ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि आसान नहीं होता समझ पाना। तो इसलिए वेबिनार के माध्यम से आप इन सबको पढ़ लेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। इसके बाद एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस बात को भी मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको यह कहूंगा कि कक्षा छठी से लेकर 8वीं तक इतने को कम से कम आपको पढ़ जाना होगा। छठी से लेकर 8वीं कक्षा तक अगर आपने एनसीईआरटी अगर पढ़ लिया विज्ञान से संबंधित, तो आपके लिए ये काफी है। क्योंकि देखिए, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न कभी भी एनसीईआरटी से नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर से आपको अगर आप देखें तो आप पिछले 10-12 साल के प्रश्नों को भी उठा लें, तो आपको 10-12 साल में कुल मिलाकर के जो 150 प्रश्न होंगे, या 170-180 प्रश्न जो होंगे, उसमें से आपको दिखेगा कि 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी से आए होंगे, जो कि इस प्रकार के विज्ञान से आए होंगे, यानी आपकी भौतिकी, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान से पूछा गया होगा। उसके अलावा बाकी सारे प्रश्न जो हैं, वो प्रौद्योगिकी से पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको वो वाला भाग ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर छठी से 8वीं तक की एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, तो आपके पास एक, समझ लीजिए कि एक आधारभूत संरचना आपके लिए तैयार हो जाती है, जिसके ऊपर खड़े होकर के आगे पढ़ना आपके लिए आसान होता है। तो केवल इतना अगर आप पढ़ जाएंगे तो काफी है। अगर इससे ज्यादा अगर पढ़ना भी है, तो यदि मैं 9वीं और 10वीं कक्षा की अगर हम मैं बात करूं, तो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे एक अध्याय है जो कि कोशिका से संबंधित है, 9वीं कक्षा में है। जीवन की आधार मूलभूत इकाई नाम से ये अध्याय है, उसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा परमाणु की संरचना के ऊपर एक अध्याय है, आप उसको पढ़ सकते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और जो बल और गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जो अध्याय है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप ये पढ़ सकते हैं, और एक दो अध्याय जो कि मानव शरीर से संबंधित है, एक दो अध्याय जो कि मानव शरीर से संबंधित, जैसे पाचन तंत्र वगैरह के बारे में जहां पर लिखा हुआ है। तो ये सारे अगर आप चाहें तो 9वीं और 10वीं कक्षा से ये इतना पढ़ सकते हैं। 11वीं और 12वीं कक्षा से कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल छूना भी नहीं है। देखिए, बाकी विषयों में जैसे मान लीजिए कि भूगोल है या इतिहास है, तो अगर आप चाहें तो 11वीं 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी को छू सकते हैं, और उसमें कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको समझ में भी आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर से आपको इतना ध्यान रखिए कि 11वीं और 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी पढ़ना आसान नहीं है। अगर आप 11वीं 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी साइंस पढ़ने लग गए, तो आपको 6 से 8 महीने देने पड़ेंगे कम से कम सिर्फ उसको पढ़ने में। वो करना तो संभव नहीं है, और मैं कम से कम कह रहा हूँ कि कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे। नहीं तो आपको हो सकता है कि 1 साल, 1.5 साल का समय लग जाए 11वीं 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी को पढ़ने में। तो वो इसीलिए छूने की आवश्यकता भी नहीं है। बिल्कुल उसको छूने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतना करना है।
तो एनसीईआरटी इसीलिए मेरी राय ये है कि आप छठी से 8वीं तक की जरूर पढ़ जाए। छठी कक्षा की एनसीईआरटी पढ़ने में 2 से 3 घंटे लगेंगे, उससे ज्यादा समय भी नहीं लगता पूरा पूरी एनसीईआरटी को पढ़ने में। और अंत में फिर सरकारी वेबसाइट और रिपोर्ट, हालांकि इसको भी हम लोग अपने सामयिक घटनाक्रम के माध्यम से कवर करते हैं। जो भी आपके पास जो दैनिक हिंदू विश्लेषण है या फिर बाकी जो समसामयिकी के आपके नोट्स वगैरह मिलते हैं आपको, उसमें ये सारी चीजें होती हैं। तो इसीलिए देखिए, स्रोत पर आपको इतना ध्यान रखना है कि ये सारे स्रोत भूल जाइए, अपनी कक्षाओं पर ध्यान दीजिए। जो भी हमारी अगली 11 कक्षाएं हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। और इसके अलावा आपको अपने करंट अफेयर्स को यानी समसामयिकी को अच्छे से करके चलना होगा। इतना आपको कर जाना है बस। जो भी आपको करंट अफेयर्स दिया जा रहा है और जो भी हम अगले 11 कक्षाओं में जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, बस इतने पर आप ध्यान दें। इतना अगर आप कर लेंगे तो काफी है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बस आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी सारे स्रोतों को भूल जाइए, बस ये करते चलिए। तो विज्ञान के जो भी प्रश्न आए, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा में हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा में हो, वो सब का सब यहाँ पर समाप्त हो जाएगा आपका। ठीक है। अब एक बात आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि एक हमने देखा है कि एक डर भी रहता है। एक ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के हमने देखा है कि काफी लोगों में ये डर रहता है कि ये सबसे कठिन विषय हो जाएगा, और इसलिए कई अभ्यर्थी इसलिए भी नहीं पढ़ते, ये सोचकर कि शायद ये बहुत ज्यादा कठिन विषय है। तो मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं। पोल नहीं हो पा रहा। हाँ, अच्छा ठीक है। मैं एक बात बस आपसे जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं। पोल में कुछ दिक्कत हो रही है, मैं देखता हूँ। मैं बस आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि आर्ट्स से हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि कॉमर्स से हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो कि साइंस के बैकग्राउंड से हैं, साइंस या इंजीनियरिंग जो भी हो, मेडिकल। तो वो सबको एक साथ साइंस में मैं जोड़ रहा हूँ। तो जैसा मैं देख रहा हूँ कि हर प्रकार से मिले हुए लोग हैं। एक बहुत अच्छा आंसर है कि आर्ट्स बट आई लाइक साइंस सो मच। वेरी गुड। ठीक है, तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि हर तरफ से हर तरह के लोग हैं, मतलब साइंस के भी हैं, आर्ट्स के भी हैं, कॉमर्स के भी हैं। बहुत अच्छी बात है। तो अब ये मैंने प्रश्न आपसे क्यों पूछा, क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से भाग से आते हैं, आपकी ग्रेजुएशन साइंस में हुई है कि आर्ट्स में हुई है कि कॉमर्स में हुई है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक जो आपको विज्ञान का जो आपका आधारभूत बनेगा, वो कहाँ से बनेगा? वो एनसीईआरटी के क्लास 6, 7, 8 से बनेगा। अब वो तो सबने पढ़ा है। इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं तो 11वीं 12वीं कक्षा तक तो आपने पढ़ाई तो की होगी। तो 10वीं कक्षा तो आपने उत्तीर्ण की है। तो इसका मतलब है कि 5, 6, 7, 8 तो आपने पढ़ा है। हाँ, बस कि बात ये है कि उसको किया हुआ समय काफ़ी हो चुका होगा। कई लोग आप में से ऐसे होंगे जो कि 10 साल पहले ये सब पढ़े हैं, तो आपको ध्यान नहीं होगा। तो एक बार आपको उस पर वापस जाने की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है। और इसके अलावा जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो ऐसे विषयों से पूछे जा रहे हैं कि अगर आप विज्ञान से भी हैं, तो उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि इतने सारे साइंस के लोग भी हैं यहाँ पर, इतने सारे आर्ट्स, कॉमर्स के लोग भी हैं। यदि मैं आपसे पूछूँ कि शरीर में कितने अंग होते हैं? और 4 मैं आपको यहाँ पर विकल्प भी दूँगा। पहला ऑप्शन है 1 से लेकर 50 के बीच, दूसरा ऑप्शन है 50 यानी चलिए 51 से लेकर
51 से लेकर 100 के बीच, तीसरा 101 से 150 या फिर चौथा 150 से अधिक। और अगर मैं आपके लिए मैं यहाँ पर पोल लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए जल्दी से अपने उत्तरों को अंकित कीजिए ज़रा। हुँ। तो 30% लोगों ने कहा है ए, 25% लोगों ने कहा है बी, 19% लोगों ने कहा है सी और 27% लोगों ने कहा है डी। तो देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्यों इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की है। क्योंकि अब ये जो शब्द है अंग, ये तो आपने कितनी बार सुना होगा और अंग के बारे में तो आप अपनी चौथी, 5वीं, छठी कक्षा से पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन फिर भी समझिए कि आज भी हमें ये नहीं पता कि अंग कितने हैं क्योंकि हमें ठीक से पता नहीं कि अंग का मतलब क्या होता है। तो यहीं पर आकर के दिक्कत हो जाती है क्योंकि हमारे जब हम अपने स्कूल वगैरह में होते हैं तो हमारे पढ़ने का तरीका बड़ा अलग होता है। उस समय आपके टीचर ही आपको शायद बता देते हैं कई बार कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसा क्वेश्चन आने वाला है। सब कुछ नोट्स लिखा दिया जाता है, आप उसी को बिल्कुल रटते हैं और चले जाते हैं। समझने की कोशिश हमारी उतनी होती नहीं और ना ही उतनी समझ है हमारे अंदर कि समझ करके पढ़ना चाहिए। तो जो सामने आया, जो हमारे नोटबुक में लिखाया, वो हमने याद किया और जा कर के उगल करके आ गए अपनी परीक्षाओं में। तो 100 में से 100 भी ले आते हैं, फिर भी समझ में नहीं आया होता कि हमने पढ़ा क्या। तो इसलिए यहाँ पर ये परेशानी है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार जाइए वापस छठी, 7वीं, 8वीं कक्षाओं में, तो आपको कई नई चीज़ें नज़र आएँगी जो आप अपने पहली बार जब आपने पढ़ा होगा, तो शायद आपको नज़र नहीं आया होगा। तो अभी जहाँ तक बात है शरीर के अंगों की, तो कुल मिलाकर के 78 अंग ऐसे हैं जिनकी पुष्टि कर दी गई है। इसके अलावा 2 अंग ऐसे और हैं जिनको जोड़ा जा सकता है। तो इसीलिए ये आप 78 से 80 मान लीजिए अंगों की संख्या। और अंग क्यों? क्यों इतनी संख्या क्यों है अंगों की? तो अंग किस कैसे हम परिभाषित करते हैं? तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं। ठीक है? ऊतकों के समूह को हम अंग कहते हैं। जो ऊतकों का ऐसा समूह जो कि कोई विशेष कार्य कर रहा हो शरीर में, उसको हम लोग अंग कहते हैं। तो इसीलिए अंगों की संख्या जो है वो सीमित है, बहुत अधिक नहीं हो सकती और ना ही बहुत कम हो सकती है। तो ख़ैर, तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो कि हमें जानना चाहिए क्योंकि एक बार जब वो अब ये प्रश्न तो कभी आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं बस आपसे आपको एक उदाहरण देना चाह रहा था कि क्योंकि हमारे पढ़ने का तरीका काफ़ी अलग होता है और उसी पढ़ने का तरीका अब हम यहाँ पर बदल जाते हैं। तो उस पढ़ने के तरीके को जब हम बदलते हैं, तो फिर हमें कई सारी नई चीज़ें नज़र आती हैं और वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ख़ैर यहाँ पर आपके पास यदि कोई प्रश्न हो अभी तो आप हम मुझे बताएँ और उसके बाद हम अपने अगले अध्याय पे चलेंगे जो कि है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो आपके जो भी प्रश्न होंगे आप एक बार ज़रूर पूछ दें अभी। इसका नोट्स कैसे बनाएँ आपने पूछा है। तो देखिए, नोट्स के बारे में आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर जो मैं पढ़ाऊँगा उसके कई सारी ची जो उसमें जो ज़रूरत पड़ती है जो भी, वो पहले से यहाँ पर लिखी हुई होगी, बहुत सारी चीज़ें यहीं पर पहले से लिखी हुई होगी। इसके अलावा जो भी इसके अतिरिक्त जो भी चाहिए मैं लिखता चला जाऊँगा। उसके अतिरिक्त जो भी चाहिए कुछ ऐसे नोट्स होंगे मैं जो अलग से आपको दे दूँगा। तो कुछ नोट्स हैं जो कि अलग से मैं दे दूँगा। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो कि यहाँ पर लिखी हुई हैं और कुछ चीज़ें जो कि मैं साथ-साथ लिखता चला जाऊँगा। तो इन सबको मिला कर के आपके नोट्स बन जाएँगे। अगर आप अपने से भी नोट्स बनाते हैं, अगर आपको आदत है कि क्लास के साथ-साथ नोट्स बनाते हैं, तो आप बिल्कुल वो भी करते चले जाएँ। लेकिन कम लिखें, कोशिश करें ज़्यादा मुझे सुनने की, समझने की, क्योंकि कई सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो कि समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप समझ-समझ करके पढ़ते चलेंगे, तो आपके लिए बड़ा आसान होगा बाद में। तो इसीलिए समझ-समझ करके पढ़ने की कोशिश करें और कुछ भी अगर
कुछ भी शंका हो, कुछ भी डाउट हो तो पूछते चलें। टेक्नोलॉजी में जो हमारी कक्षाएँ होंगी और करंट अफ़ेयर्स होगा, पर्याप्त होगा या उससे अधिक? तो देखिए, जो भी हमारी कक्षाएँ यहाँ पर हैं, अगले 11 दिनों की जो हमारी कक्षाएँ हैं, वो सारे जो स्थैतिक भाग हैं, उनको पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए काफ़ी हैं, ठीक है? इसके अलावा क्योंकि अभी हम अक्टूबर के महीने में हैं, यहाँ से लेकर के अगले अप्रैल तक काफ़ी सारे करंट अफ़ेयर्स आपके सामने आने हैं, तो उन सबको आपको साथ-साथ पढ़ते चलना होगा और इन नोट्स का भाग आपको बनाना होगा। यहाँ पर जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक के आधार पर, उस अध्याय के आधार पर जो भी नया करंट अफ़ेयर्स आप पढ़ें, उसको इसके साथ जोड़ करके पढ़ें, ताकि बाद में जब आप एक बार रिवाइज़ करने बैठेंगे अपनी प्रारंभिक परीक्षा के पहले, तो उस समय आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इन सबको एक साथ पढ़ना। साइंस अटैक के लिए हमें जो बुक मिली है उसे भी पढ़ सकते हैं, नहीं बुक छोड़ भी सकते हैं। देखिए साइंस में इसीलिए मैं बार-बार यही कह रहा हूँ कि बस कक्षा पर ध्यान दीजिए, उसके अतिरिक्त कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आपको बाज़ार से कोई किताब खरीदने की ज़रूरत है, ना फिर यहाँ से भी जो भी किताब दी गई हो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस कक्षाओं पर ध्यान देना है और उसके अलावा जो भी करंट अफ़ेयर्स होंगे बस उस पे ध्यान देना है, क्योंकि ये विषय ऐसा है जिसको किताब से नहीं पढ़ा जा सकता। जिससे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो ऐसे प्रश्न होते हैं जिसे किताब में नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए आप इस तरह से इसको करके चलें। एक ईयर मई से मई तक के करंट अफेयर्स को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं, काफ़ी होता है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आप और मेरा मानना क्या है, अगर आप प्रश्नों को देखेंगे तो आपको दिखेगा, ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो आखिरी के 9 महीनों से पूछे जाते हैं। यानी मान के चलिए लगभग सितंबर से लेकर के अगला अप्रैल, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो यहीं से पूछे जाते हैं। अगस्त से चलिए मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत हुआ तो 15 महीने, जिसके पास बहुत ज़्यादा समय है वो 15 महीने का करंट अफेयर्स कर ले, जिसके पास सीमित समय है वो कम से कम 9 महीने का करंट अफेयर्स कर ले। इतने में से ही जो प्रश्न आने होते हैं, ज़्यादातर प्रश्न इतने से ही आ जाते हैं। If you don't go after what you want, you'll never get it, you'll never have it. If you don't ask, the answer is always no. If you don't step forward, you are always at the same place. Thought for the day. सृष्टि आपने लिखा है, बहुत अच्छी बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। Always be a first rate version of yourself instead of a second rate version of somebody else. बहुत अच्छी बात। यूपीएससी में साइंस का कितना महत्व है, इसके ऊपर तो हमने काफी बड़ी चर्चा की कि प्रारंभिक परीक्षा में 12 से 15 प्रश्न और मुख्य परीक्षा में 4 प्रश्न हैं यहाँ से। हिंदी भाषा के कौन से समाचार पत्र अच्छे हैं? तो हिंदी भाषा में श्रवण सबसे 4-5 तो मैं मानता हूँ कि प्रमुखतः ये सब अच्छे ही हैं। हिंदुस्तान है, अमर उजाला है, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण है। तो इन सबको हमने देखा है कि इनमें जो भी लेख वगैरह होते हैं वो आपकी परीक्षा के लिए अच्छे रहते हैं सारे। हाँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी नोट्स वगैरह हमने जो आपको यहाँ पर मिल रहा है ना, जो भी मैं यहाँ पर लिखता चलूँगा या जो भी इसमें पहले से लिखा हुआ है, इसी पर सबसे ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। इसके अलावा बस करंट अफ़ेयर्स करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। कौन-सा नोट्स मैं दूँगा अंशुमन आप पूछ रहे हैं, तो कुछ-कुछ छोटे-मोटे टॉपिक हैं, जो कि आपको अलग से और थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, उसके नोट्स मैं अलग से दे दूँगा। वो जहाँ पे जैसी ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बताता चलूँगा। हाँ, एआरएम आप पढ़ सकते हैं, एआरएम में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो समसामयिकी से जुड़े होते हैं या स्थैतिक भाग से आते हैं? देखिए, मैंने अभी यही बात बताई कि रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी के जो मूलभूत कॉन्सेप्ट हैं, जो एनसीईआरटी में होते हैं, वहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो इसलिए उसको उतना पढ़ना, हालाँकि देखिए, अगर आप राज्यवर परीक्षाएँ लिख रहे हैं, यूपी पीसीएस लिख रहे हैं, बिहार पीसीएस लिख रहे हैं, तो वहाँ पर इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यूपीएससी में, यानी सिविल सेवा परीक्षा में नहीं पूछे जाते। मेरी आदत है क्लास के बाद नोट्स बनाने की, सही है। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं? अपनी आदत से नहीं भटकना है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके लिए मैंने चीज़ें आसान कर दी हैं। आपको आप इससे भी अपने नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो केवल कक्षा पे ध्यान दे सकते हैं। जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो, आप वो करें। सिलेबस में सामान्य विज्ञान लिखा रहता है, जबकि पढ़ना अधिकतर प्रौद्योगिकी पड़ता है। बात सही है। लेकिन अब पिछले 12 साल से यही लिखा हुआ है पाठ्यक्रम में, और यही लिखा चला जा रहा है। आप साइंस के अतिरिक्त इकोलॉजी भी पढ़ाएँगे? नहीं, इकोलॉजी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई दूसरे टीचर पढ़ाएँगे। अभय, आपने पूछा है, जैसे आपने रोबोटिक्स के बारे में हमें पढ़ाया, और यदि करंट अफ़ेयर्स में कोई इससे इस विषय से संबंधित खबर आती है, तो वही उसे शामिल कर लें या फिर इसके अलग से नोट्स बनाएँ? बिल्कुल, साथ में ही शामिल कर लीजिए। जैसे कुछ भी आपको मिले, तो जैसा मैं कहता हूँ, देखिए, 2 तरीके से नोट्स अगर आप बनाते हैं, तो 2 तरीके से नोट्स बन सकते हैं। या तो मान लीजिए कि आपके पास एक नोटबुक होगी, जिसमें आप अपने नोट्स वगैरह बना रहे होंगे। तो अगर आप नोटबुक में हमेशा नोट्स बनाते हैं, तो हर अध्याय के अंत में कुछ पन्ने खाली छोड़ दीजिए। 4-5 पन्ने, 6 पन्ने खाली छोड़ दीजिए। ताकि बाद में अगर आपको करंट अफ़ेयर्स वहाँ पे जोड़ना हो, तो आपके पास वो समय, वो स्थान है, जहाँ पर आप करंट अफ़ेयर्स जोड़ सकते हैं। या फिर आप खुले पन्ने में बनाएँ। तो खुले पन्ने में अगर आप नोट्स बनाते हैं, तो आप बस केवल जहाँ पर भी आपका अध्याय समाप्त हो रहा हो, कुछ भी करंट अफ़ेयर्स उससे संबंधित है, तो आप उस अध्याय के अंत में उसको वहाँ पर लगा दें। तो जहाँ पर भी करें, हमेशा कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि टॉपिक के साथ ही करंट अफ़ेयर्स को साथ-साथ करते चलें। इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ओनली 11 डेज़ क्यों? अरे, डिफ़िकल्ट नहीं है, अभी रुकिए। अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, पहले ही डिफ़िकल्ट बोल दिया आपने। द हिंदू मेरी सिटी में अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए मैंने कहा कि जो हम लोग विश्लेषण करते हैं, जो आपके पास लेक्चर आते हैं हर दिन, आप उसके माध्यम से कर लीजिए। 15 महीने यानी जनवरी, फरवरी? नहीं, नहीं, मार्च, ज़्यादा से ज़्यादा मार्च, कि अगर 2024 में आप लिख रहे हैं, आपने बहुत जल्दी अपनी पढ़ाई शुरू कर ली, तो मार्च से कीजिए। मार्च 2023 से लेकर अप्रैल 2024 या मई 2024 तक करना काफ़ी होगा। एक बात जो विषय से हटकर है, कई बार अंग्रेजी के इंग्लिश के शब्द हमें समझ नहीं आती, पेपर में उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आपके जो प्रश्न पत्र हैं, वो तो हिंदी में आएँगे। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, दोनों में हिंदी में आएँगे। विज्ञान की जहाँ तक बात है, तो इसमें कई सारे शब्द ऐसे हैं जिसका कोई हिंदी शब्द है नहीं। जहाँ-जहाँ पर हिंदी शब्द है, वहाँ पर मैं हिंदी शब्द का ही उपयोग करूँगा। और आप सबसे भी मेरी एक ये गुज़ारिश है कि आप भी कोशिश करें कि जहाँ तक संभव हो आपके लिए, आप सब हिंदी माध्यम में ही लिखने वाले हैं परीक्षा। आप भी कोशिश कीजिए कि आप केवल हिंदी में ही अपने प्रश्नों को भी डालें। क्योंकि आज एक बहुत बड़ी समस्या क्या है ना, कि हमारी भाषा मिलावटी हो चुकी है। हम हिंदी और अंग्रेज़ी को मिला चुके हैं। हम लोग सब अ, एक एसएमएस पीढ़ी पर हम लोग आजकल हैं। तो ये जो एसएमएस पीढ़ी है, इसको एक आदत हो चुकी है हिंदी, अंग्रेज़ी हमेशा मिला कर के लिखने की। आप कोशिश करें कि आपकी भाषा में ये मिलावट जितनी कम हो, उतना अच्छा आपके लिए। क्योंकि वो एक इस प्रकार से हम ढल चुके हैं कि हम भूल जाते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी में कैसे अंतर करना है। जब आप हिंदी लिखें तो हिंदी ही लिखें, जब आप अंग्रेजी लिखें तो बिल्कुल अंग्रेजी लिखें।
आपकी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए और तभी आप पाएँगे कि आपकी भाषा शुद्ध होने लग जाएगी। मेरी भी यही कोशिश होगी कि जहाँ तक संभव हो, वो हर एक शब्द जो आपको दिए जाएँगे, वो सब के सब हिंदी होंगे। कहीं पर भी मेरी भी कोशिश होगी कि मैं कहीं पर भी अंग्रेज़ी का उपयोग केवल वहाँ करूँ, जहाँ पर जटिलता इतनी अधिक है हिंदी में कि आपको बिना अंग्रेज़ी के ना समझ में आए। अन्यथा मेरी भी यही कोशिश होगी कि अंग्रेज़ी के शब्द नहीं हों। आपकी भी यही कोशिश होनी चाहिए। जैसे आप जब लिखते हैं, मान लीजिए आप अपने प्रश्न जब लिखते हैं, मेरे पास भेजते हैं, तो आपकी भी यही कोशिश होनी चाहिए कि आप हिंदी में लिखें। और अपनी भी एक आदत को विकसित करें कि आप हिंदी में लिखने की आपको आदत बन पाए। साइंस को ओनली यूपीएससी में ही महत्व अधिक नहीं बल्कि लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्व है, बिल्कुल सही बात है कि लाइफ में तो जो है हमारे पास सब साइंस ही है। आपने जो पढ़ाया है पीपीटी में लिखेंगे वो कॉपी में नोट करना ज़रूरी है या पीपीटी से ही पढ़ना सही रहेगा? आप दोनों कर सकते हैं। अगर आपको लिखने की आदत है तो आप लिखते चलें साथ-साथ, कोई समस्या नहीं है और अगर आपको लिखने की आदत नहीं है सुबह-सुबह अपने कंबल के अंदर से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मत लिखिए, सुनते चलिए। बायोलॉजी का काफ़ी कम रोल क्यों है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक भाग तो है ही जो कि बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है। हालाँकि उसके बाहर का विज्ञान काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए भी आपको ऐसा लगता होगा। जो 2026 में देने वाले हैं वो कैसे करें करंट अफ़ेयर्स? उनको अभी करंट अफ़ेयर्स के बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो बड़े-बड़े न्यूज़ हैं, बस उस पर ध्यान देंगे। उसके अलावा अपनी परीक्षा की तैयारी करंट अफ़ेयर्स की उस समय शुरू करेंगे जिस समय आप परीक्षा के निकट हों। मेरा हिंदी माध्यम है यूपीएससी के लिए, अगर बीच में इंग्लिश का शब्द लिखा जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए, अगर मान लीजिए कि कुछ तकनीकी शब्द हैं, तो उसको अगर आप लिखते भी हैं अंग्रेज़ी में तो कोई उसमें परेशानी नहीं है, परंतु आपकी भाषा नहीं ऐसी होनी चाहिए, जहाँ पर आपने मिलावटी भाषा का उपयोग किया हो। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा मिलावटी भाषा का उपयोग किया हो, यदि अगर आप लिखते हैं मिलावटी लैंग्वेज का यूज़ किया हो, तो ये गलत हो जाता है, ये ठीक नहीं है लिखना इस प्रकार से। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी ने अंतरिक्ष जगह पे स्पेस टेक्नोलॉजी लिख भी दिया, तो उसमें परेशानी नहीं होगी क्योंकि वो तकनीकी शब्द हैं, तो उसमें अगर आप अंग्रेज़ी का उपयोग कर भी देते हैं, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो आप लिख रहे हैं, उसमें आपके लिखने का माध्यम हमेशा हिंदी होना ज़रूरी है, ताकि आप एक बेहतर तरीके से अपने उत्तरों को आप प्रस्तुत कर पाएँ। क्या ऐसा माना जा सकता है कि मार्च से मई तक अगर हमने मैगज़ीन का अध्ययन कर लिया है तो उसका समसामयिक के पार्ट कवर हो जाएँगे? देखिए मैगज़ीन से ज़्यादा अच्छा एक बात और मैं आपको सबको बता दूँ और ये केवल फिर से केवल विज्ञान की बात नहीं है बल्कि सारे विषयों से संबंधित बातें हैं ये, कि अगर आपको समसामयिक ही पढ़ना है तो आपकी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि आप इसे दैनिक पढ़ें। अगर आपके पास दैनिक पढ़ पाने का समय ना हो, तब साप्ताहिक पढ़ें। साप्ताहिक पढ़ने का समय ना हो, तब मासिक पढ़ें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही बार 1 महीने में आप उठाते हैं करंट अफ़ेयर्स, 2 दिन में जो मन किया, जो दिखा वो सब पढ़ गए, मैगज़ीन आया, मैगज़ीन पढ़ गए और फिर अगले 1 महीने के लिए कुछ नहीं पढ़ा। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जहाँ तक संभव हो, आप इसको एक अपने दैनिक रूटीन का भाग बनाएँ और हर दिन इसे पढ़ें। क्योंकि करंट अफ़ेयर्स एक ऐसा चीज़ हो जाती है एक ऐसा भाग हो जाता है, जो कि पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन भूलना भी बहुत मुश्किल नहीं है। क्योंकि हर दिन के समाचार हैं, हर दिन कुछ नया है, तो आप पढ़ जाएँगे, आपको समझ में बड़े आसानी से आ जाएगा और उतनी ही आसानी से आप भूल भी जाते हैं। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना और विशेषकर कई लोग
कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि इंतज़ार करते हैं अगले साल का, इंतज़ार करते हैं अप्रैल के महीने का, मार्च के महीने का कि एक बार करंट अफ़ेयर्स का क्रैश कोर्स होगा और उस क्रैश कोर्स में सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। कृपया करके मेरी ये विनती है कि क्रैश कोर्स के सहारे ना बैठें। इस बार हालाँकि हमने जो भी क्रैश कोर्स में किया वहाँ से प्रश्न आ गए, लेकिन इसकी कोई गारंटी मैं नहीं देता। इस बार ऐसा हुआ कि मैंने जो पढ़ाया क्रैश कोर्स में वही करंट अफेयर्स पूछ दिया गया। ऐसा हर साल हो ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि क्रैश कोर्स में क्या है कि साल भर के 100 टॉपिक रहे होंगे, 150 टॉपिक रहे होंगे, उसमें से कुछ 15-20 हम लोग उठाकर वो आपको पढ़ा जाते हैं। अब 150 में से जो मेरे हिसाब से 15-20 महत्वपूर्ण थे मैंने आपको पढ़ा दिया। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि यूपीएससी ने भी यही 15-20 इम्पोर्टेंट सोचा होगा। यूपीएससी के हिसाब से कुछ और इम्पोर्टेंट हो गया होगा। तो फिर वो कुछ और पूछे जाएँगे, मैंने कुछ और पढ़ा दिया होगा। तो इसीलिए इस बात को मैं बिल्कुल अभी बता देता हूँ कि जो भी आपकी सामयिक घटनाक्रम की तैयारी है, ये साल भर चलनी चाहिए। ये कभी भी किसी 1 महीने में 1 बार या फिर केवल सीधे अप्रैल के महीने में जाकर 1 बार ऐसा ना करें। ठीक है, तो लगभग सारे प्रश्न मैंने देख ही लिया है। क्वेश्चन फॉर्मेटिंग और लिखने का तरीका बता दीजिए विशेष तौर पर। वो जहाँ पर प्रश्न आएँगे ना, वहाँ पर मैं आपको बताता चलूँगा। वो जैसे-जैसे जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वो हम लोग साथ ही साथ अपने विषय में करते चले जाएँगे। डीएनए वीडियो, हाँ, डीएनए वीडियो अगर आप हर दिन कर रहे हैं ना, उसी हिंदू विश्लेषण की मैं बात कर रहा था, कि अगर आप इसे दैनिक रूप से करते चले तो आपकी ज़्यादातर समस्याएँ वहीं पर हल हो जाएँगी। ठीक है? तो चलिए। मेरा टारगेट 2025 का है, तो मैं कैसे करूँ करंट अफेयर्स? अभी पढ़ना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। जैसा मैंने आपको कहा कि आपकी परीक्षा के 15 महीने पहले आप शुरू कर लीजिए, उसके पहले की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ सकते हैं, हाँ, पढ़ सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है पढ़ने में। चलिए, तो ये भाग तो हो गई रणनीति से संबंधित, ये काफ़ी सारे प्रश्न थे आपके। मुझे तो लगता है कि लगभग 10-15 मिनट केवल प्रश्नों को ही देखने में लग गए। आगे बढ़ते हैं और अपना पहला अध्याय शुरू करते हैं, जो कि है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अब ये जो अध्याय है हमारा, ये 2 घंटों में विभाजित है। पहला खंड है जहाँ पर हम अंतरिक्ष विज्ञान की बात करेंगे, जहाँ पर हम ब्रह्मांड के बारे में समझेंगे, ब्रह्मांड से संबंधित जो अवधारणाएँ हैं, उनके ऊपर चर्चाएँ होंगी। और उसके बाद फिर हमारा जो दूसरा भाग होगा, वहाँ पर हम प्रौद्योगिकी की चर्चा करेंगे। वहाँ पर हम उपग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, उपग्रहों को कैसे विमोचित किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, इसरो के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के जो भी सारे अ अवधारणाएँ हैं, उनके बारे में दूसरे खंड में चर्चा होगी। हमारा पहला जो खंड होगा, इसमें हम अंतरिक्ष विज्ञान के ऊपर चर्चा करेंगे, ब्रह्मांड की अपनी समझ को हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो और ये एक ऐसा अध्याय है जो कि थोड़ा लंबा अध्याय भी है। तो आज, कल, परसों, ये 3 दिन तो आप मान के चलिए कि ये 3 दिन ये अध्याय चलेगा और काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है। हर बार आप पाएँगे कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आते ही हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि 1 साल आया, 1 साल नहीं आया। आप पाएँगे कि हर वर्ष ये एकमात्र ऐसा अध्याय है, जहाँ पर से आप मान के चलिए कि हर वर्ष प्रश्न आना बिल्कुल ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें कि ब्रह्मांड क्या है? तो सबसे पहले तो आखिर अगर ब्रह्मांड से संबंधित बातों को समझना है, तो ब्रह्मांड क्या है, यही समझना होगा सबसे पहले। तो ब्रह्मांड को परिभाषित करने का एक बहुत सरल तरीका है कि जो भी अस्तित्व में है, जो भी अस्तित्व में था और जो भी अस्तित्व में रहेगा, ये सब ब्रह्मांड के हिस्से हैं। क्योंकि ब्रह्मांड के बाहर कुछ नहीं है। तो जो खुद असीमित है, उसकी सीमाओं को उसको कैसे आप